अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू बाखबर सवेरा। आप देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम जिसमें मैं हूं आपके सामने शफात अली और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा नकवी। आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही हैपनिंग डे है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब के साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हुए हैं, कल गिरफ्तार हुए। एंटी नारकोटिक फोर्स ने उनको गिरफ्तार किया और अब से थोड़ी देर बाद वो इंसदाद मुनशियात की अदालत में भी उनको थोड़ी देर बाद पेश करने वाले हैं। और इसके अलावा कल इमरान खान ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार एक बड़ा इंटरव्यू दिया, एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया पैनल को ARY न्यूज़ के। उसमें से जो चंक्स हैं अहम, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी जनाब, और साथ ही वर्ल्ड कप की सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कल एक बड़े ही दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ी हैं या नहीं, हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन उस सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले मुझे एक सवाल पूछना है, इनमें से किसके जीतने से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हो जाती है? किसी के नहीं, किसी के नहीं। फिर ठीक है, अच्छा वो मैंने नहीं देखा। ख़वातीन और हज़रात, अब फौरन से पेशतर चलते हैं टॉप स्टोरीज की जाने। करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामदगी का मुकदमा, राना सनाउल्लाह की कुछ ही देर में अदालत आमद मुतवक्के। गिरफ्तारी पर नून लीग का हंगामी इजलास तलब। वजीर इंसदाद मुनशियात शहरयार अफरीदी कहते हैं कि राना साहब अदालत में बेगुनाही साबित करें और घर जाएं। इक़्तिदार संभालने के बाद वजीर आजम ने अपने पहले इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि किसी को NRO मिलने वाला नहीं। नवाज और जरदारी समेत जिसने बाहर जाना है लूटा हुआ पैसा वापस करे और जाए। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कल होने वाले एक अहम वाक़े की जिसमें साबिक वजीर कानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब अरेस्ट हो गए। उनके गाड़ी से मुनशियात भी बरामद हुई। हमारे नुमाइंदा कमर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में वाक़यात पूछते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है इस वक्त। जनाब जी बिल्कुल, कल फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए सुखे की मोटरवे के करीब राना सनाउल्लाह को मंशियात ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 5 सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया था। ANF की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस हवाले से आज लाहौर में ANF की कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। इस हवाले से फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे, टायर जलाकर समुद्री रोड को ब्लॉक किया था, जिस पर 30 से 35 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ वकला हजरात ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल का ऐलान किया गया और आज वकला ने मुकम्मल अदालती बाइकआउट कर रखा है। फैसलाबाद में उनका यह कहना है कि राना सनाउल्लाह चूंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, वकील हैं, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। और इसके अलावा फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बुलंदबांग दावे किए थे, लेकिन उसके बरअक्स आज फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर सुकून है। कहीं किसी किस्म की ना खुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं है। कारकुन लीग नून के हैं जो वो कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन वकला की तरफ से आज मुकम्मल हड़ताल की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान हमारे नुमाइंदा जो कि बता रहे थे कि फैसलाबाद में कम से कम हालात मुकम्मल तौर पर मामूल में है और कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई धरना वगैरह देखने में नहीं आ रहा। तो इसके अलावा उन्होंने वकला की बात की कि वकला का वहाँ पर एहतजाज है। खैर, इस वाले से बात करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इंसदाद मुनशियात की अदालत में राना सनाउल्लाह पेश भी होंगे। तो जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल हम आपसे बात करेंगे कि कल वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपने पहले बड़े इंटरव्यू में कहा है कि जिसे बाहर जाना है लूटा हुआ पैसा वापस दे और चला जाए। NRO किसी को भी नहीं दिया जाएगा और NRO के लिए 2 मुल्कों से सिफारिश आई थी, लेकिन वो किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। कहते हैं सियासतदानों के बेनामी असासों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। पे प्रेशर इसलिए पड़ा, इन्होंने क्या किया, जो डॉलर रिजर्व थे वो इस्तेमाल किए रुपए को आर्टिफिशियली ऊपर रखने के लिए। उससे क्या हुआ कि हमने फॉरेन एक्सचेंज हमारे उधर चले गए। जब हम आए 2 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रह गए। अगर हमारी मदद UAE ने, सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने, कतर ने ना करते तो अभी तक हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मुल्क में सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए। पहले दिन से उसके बाद शुरू हो गया कि मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये हो गया, गवर्नमेंट गिरा दो, माशी हालात बुरे। NRO तो होना नहीं, ई बागन होनी। किसी किस्म का अब कोई ना बाहर का मुल्क कुछ कर सकता है। ये समझ आए कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर किसी दुनिया में किसी मुल्क का नहीं पड़ेगा कि जी कहीं फिर से बाहर भिजवा दो। इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के सारे इदारे खड़े हैं उसके साथ। इसलिए किसी को अगर ये ख्याल है कि वो की सिफारिश करवा के किसी और क्वार्टर से निकल जाएगा, वो नहीं निकल सकता। 2
2 को इन्होंने मैसेजेस भिजवाई, इनके बेटों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सिफारिश आई है, लेकिन हमें पता है हम आप में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस बारी इन्होंने मुल्क का पैसा वापस करना है, बिस्मिल्लाह बाहर चले जाए। नवाज शरीफ कहते हैं उनकी तबीयत ही ठीक, पैसा वापस कर दे, बाहर चले जाए, जिधर मर्जी दुनिया में इलाज करवाएं। आसिफ जरदारी के लिए मुश्किल है, बाहर पैसा दे। VIPs की तरह रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रर्स को। लॉ मिनिस्टर को कहे इसके ऊपर पूरा एक कानून निकाले ताकि हम इनको उस जेल में रखें जाके इनको पता चले कि आम जो इस मुल्क में चोरी करते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। पहली पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। बेनामी प्रॉपर्टीज जो सियासतदानों की, कल से इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज जब्त होनी शुरू होंगी। हजारों एकड़ जमीन दूसरों के नामों में ली हुई है। बेनामी एक्ट आ गया आज पाकिस्तान में। 3 के बाद लोगों ने बेनामी रखी हुई है, वो जब्त होनी शुरू हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस आम इंटरव्यू के हवाले से हम आइंदा घंटे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। नए बजट पर अमल दरामद 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसके साथ नए टैक्स और कीमतें भी नाफिजुल अमल हो गई हैं। इसमें कुछ के असरात तो फौरी तौर पर आ गए हैं, जबकि बाज़ अशिया के नर्ख में इजाफे के असरात अगस्त से नुमायां होना शुरू हो जाएंगे। CNG की कीमत 1 जुलाई से बढ़ चुकी है। इसके नर्ख में 22 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। सिंध में अब CNG 125 रुपए और खैबर पख्तूनख्वा में 130 रुपए 90 पैसे में फरोख्त हो रही है। पंजाब में CNG के मुकाबले में ज्यादा इन्हिसार LNG पर है। LNG की दरामद पर ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे ये गैस महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट को किराए बढ़ाने का ख्याल आ ही गया है और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद अब हड़ताल के जरिए किराए बढ़ाने का सोच रहा है। घरेलू इस्तेमाल की गैस पर भी रेट 200% तक बढ़ गए हैं। बिजली के नर्ख भी बढ़ाए गए हैं, जिसके असरात अगस्त से बिल आने के बाद ही जाहिर होंगे। हुकूमत ने ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए और इस मद में 2 से 8% का इजाफा किया गया है। जी, जिससे इकोनॉमी क्लास के किराए में तकरीबन 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। चीनी पर सेल्स टैक्स में इजाफा हो गया है। सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। चीनी की फी किलो कीमत में 3.5 रुपए तक का इजाफा होगा। सीमेंट सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी और गैस की कीमतों में इजाफे से फी बोरी की कीमत में 35 रुपए से जायद के इजाफे का इम्कान है। खाद की फी बोरी कीमत 210 रुपए महंगी हो जाएगी। 569 दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। इन अशिया में गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स, चीज, दही, नारियल, काजू, शहद, मशरूबात, मछली, पान, छालिया, पेंट, घड़ियाँ, टेबलवेयर, किचनवेयर, एनर्जी सेवर और दीगर शामिल हैं। शैम्पू, साबुन, मेकअप का सामान और परफ्यूम भी शामिल है। दरामदी यौन कपड़े और मलबूसात पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है। इसी हवाले से बात करते हैं माशी माहिर डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब से। बहुत शुक्रिया सुलेहरी साहब में वक्त देने के लिए। बताइएगा, नए बजट पे अमल दरामद शुरू हो गया है। 1-2 को छोड़कर हर चीज महंगी हो गई है। आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए फौरी तौर पे क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहला जो इकदाम करने की ज़रूरत है, जिसका बजट में ऐलान हो गया है और अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखना बाकी है, वो है सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करना। एहसास प्रोग्राम, कफालत प्रोग्राम, पनाहगाह प्रोग्राम, जो यूथ लोन्स के जो प्रोग्राम, तो आपके जो लोअर इनकम और जो लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट है, उनको बजट के असरात से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया जाए, उनको इफेक्टिव बनाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने और हमाद अज़हर साहब ने जो मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में बात की थी और ऐलानात किए थे, अब वो फंक्शन होते हुए नज़र आए। तो एक तो ये चीज़ है और आई होप कि इस पर, क्योंकि एलोकेशन जो थी वो तो बजट में रख दी गई थी, तो उन पर काम शुरू हो जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि मार्केट्स में रेट्स को कंट्रोल करना। यानी यकीनी तौर पर बजट के बाद बहुत सी चीज़ों में इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ों में भी इजाफा हुआ है जिनका कि शायद बजट में लिए जाने वाले इक़दाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। स्पेशली जब हम फल, सब्जियों, अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ों की बात करते हैं, चीनी और कुकिंग ऑयल और घी के अलावा, तो वहाँ पे एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट और इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, प्राइस कमेटी को कंट्रोल कर सकती है। हमें मालूम है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के रेट डिफरेंट हैं। इसी तरह से लाहौर में अगर आप शुमाली लाहौर में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका रेट डिफरेंट होगा, वही चीज़ अगर आप लाहौर के किसी पोश एरिया में ख़रीदते होंगे तो उसका रेट डिफरेंट होगा। तो ये जो फल, सब्जियां वगैरह और इस तरह की जो रोज़मर्रा अशिया खुर्दोनोश हैं,
इनको कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव प्राइस कंट्रोल चेक जो है वो रखना पड़ेगा। सही, अच्छा आप भी बात बिल्कुल सही करें, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि नए टैक्स लगने से पहले ही गोदामों में जो चीजें पड़ी होती हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए या लिया जा रहा है? कल ही इस पे बात की थी जिसमें उन्होंने महंगाई का नोटिस लिया था और उस पर उन्होंने मुतलका जो महकमे है और मुतलका हुकाम उनको कहा था कि इन शय खुर्दनोश के महंगा होने का नोटिस लिया जाए और उनकी कीमतों को मामूल के मुताबिक लाया जाए। और ये सिंपल गवर्नेंस है, ये जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फंक्शनल होगी, यहाँ पे वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी, वहाँ पे ये चीज़ें शायद कंट्रोल कर ली जाएंगी। जहाँ पे वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे आवाम को। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जितने भी इकदाम का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया है और जिस तरह से एहसास प्रोग्राम को भी इंडोर्स किया गया, ये तमाम उस तबके के प्रोग्राम हैं, इससे वो तबका मुस्तफ़ीद हो सकता है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो सफ़ेद पोश तबका है जिसके लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो कि एक तनख्वाह में अपने आप का अपना बजट मैनेज करता है। आपको क्या लगता है कि 500 अरब रुपए के टैक्सेस लगा के, ये चीज़ों के ऊपर नई कस्टम्स और एक्साइज लगा के, नई लेवीज लगा के, इंपोर्ट को मजीद महंगा करके, आपको लगता नहीं कि ये बहुत ही हार्श किस्म के इकदाम हैं और आवाम जो है इस किस्म के फैसले की तवक्को नहीं कर रही थी? अब क्या ये लिमिट आ चुकी है कि बस ये जो जितने हार्श इकदाम होने थे वो इसी साल हो गए और अभी आगे मजीद 4 साल सुकून होगा, या नहीं अब मजीद अगला बजट इससे भी हार्श होने वाला है? देखिए, जो सख्त इकदाम हैं वो इसलिए सख्त हैं कि लोगों में एक चेंज मैनेजमेंट साथ में लाने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पे बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदाद, बेनामी प्रॉपर्टी जो कि लीगल थी पाकिस्तान में, उसका ला पास होने के बावजूद उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। जब उस पर बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोग जो हैं वो उसको एक तल्ख फैसले के तौर पे देखेंगे। जब CNIC को अगस्त में NTN नंबर बना के और उसके तहत रेवेन्यू मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी, जो उसके तहत लोगों की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं उनकी बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा कि किसको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो टैक्स नेट में क्यों नहीं है। जब उनसे बासपुर्स की जाएगी तो लोग जाहिर है उसको एक तल्ख फैसला समझेंगे। इसी तरह से एनर्जी सर्कुलर डेट जो है, अगर उसको कम करने के लिए एनर्जी के रेट पास ऑन किए जाएंगे 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वालों से ऊपर के लोगों पे या गैस के 50 यूनिट से ऊपर करने वाले लोगों पे, तो यकीनी तौर पे ये एक टफ डिसीजन लगेगा। तो लेकिन किसी हुकूमत को ये तल्ख फैसले करना थे, हुकूमत को तल्ख फैसले ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि सोशल सेफ्टी नेट और सोशल प्रोटेक्शन मेजर को साथ में इफेक्टिव रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इकदाम सख्त हैं, लेकिन ये सब इसीलिए है कि टैक्स नेट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, लेकिन ऑपोजिशन जो कि इस वक्त आवाम के हुकूक के अलंबरदार बनी हुई थी, उन्होंने बहुत कहा था कि हम इस अवाम दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे। हुकूमत ने कौमी असम्बली में ये बजट अप्रूव करवा लिया, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो मुंह देखती रह गई। ऑपोजिशन जमातों ने दावे तो बहुत बड़े किए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो हुकूमत को बजट मंजूर करने नहीं दे, जैसे उन्होंने बोला था कि बजट मंजूर नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा हो गया। इसी वाले से बात करते हैं मारूफ सियासी तज्जियाकार जनाब रसूल बख्श रईस साहब से। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श साहब हमें वक्त देने का। ये बताइए कि सर ऑपोजिशन ने एक अच्छा खासा स्टैंड लिया था कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। इस हवाले से लग ये रहा था कि शायद कुछ नंबर गेम भी खेला जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग तक की भी नौबत आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने बजट सुकून से मंजूर करा लिया और ऑपोजिशन ने कोई खास मज़ाहमत भी नहीं की। आपको लगता नहीं है कि इस मामले में ऑपोजिशन शुरू ही से संजीदा नहीं थी? मेरा ख्याल ये है कि जो बातें हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें पार्लियामान में करती रही हैं वो ग़ालिबन होनी चाहिए मोची गेट के किसी अवामी जलसे में, वो होनी चाहिए कहीं फैसलाबाद में या मुल्तान में, कहीं भी जो सियासी जलसे इंतखाबात के दौरान होते हैं वो उस किस्म की ज़बान थी, उस किस्म की सोच थी। सही। एक चीज़ जो तवातुर से हम देख रहे हैं कि जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है
को उनको आगे नहीं चलने देंगे, काम नहीं करने देंगे, रुकावटें डालेंगे, मज़ाहमत करेंगे और साथ कोशिश करेंगे कि आवाम में ये बात रासिख की जाए कि गुज़श्ता इंतखाबात धांधली का नतीजा थे और तहरीक इंसाफ की अपनी कोई मुल्क के अंदर बेस नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो आवाम के सामने हैं, लेकिन उनका मकालमा और उनका बयानिया और जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ है वो आपस में मुतसादिम है, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ की वो अच्छा रसूल साहब, ये कि बजट मंजूर ना कराना तो एक तरफ, दूसरी जानिब APC का जो इजलास है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी, गवर्नमेंट को बार बार वार्न करने की कोशिश की जा रही थी, उस इजलास में भी कुछ नहीं हुआ, वो शोर शराबा वैसे ही मचाया हुआ था, बजट पे भी कुछ नहीं हो सका। तो ये आप बताइएगा कि अब इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको लगता है कि ऑपोजिशन इतनी कामयाब हो जाएगी कि वो आवाम को ऐसे मौसम में, जब वैसे भी मौसम में मानसून आने वाला है और सियासी मानसून भी चल रही है, सड़कों पर लेकर आ सकेंगे ये लोग? जो जलसे जुलूस है वो मौसम के मोहताज नहीं है। जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, 120 दिन का था, उसमें बारिशें भी हुई, सर्दी भी थी, तब भी वो कामयाब रहे और वहाँ पे शाम को रोज़ाना एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। मौलाना ताहिरुल कादी साहब ने 2 दफ़ा इस्लामाबाद का रुख किया, वहाँ पे धरना दिया, सख्त सर्दी का ज़माना था तो वो लोग उनके साथ रहे। बात यह है कि अगर अवाम आपके साथ हैं और मुतहर्रिक है और आपके पास कोई ऐसा लाया माला है जो अवाम समझते हैं कि जिस पर के अमल करना बड़ा ज़रूरी है और आप में वो जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत है, क़यादत है, और ये नहीं है कि आप अपने आबा व अजदाद की करप्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यह है कि एहतसाब और कानून और अदालत का अमल जारी है, उसको सबोताज करने के लिए आप लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अवाम जाएंगे। अवाम को पता है कि किसने करप्शन की है। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीली उन्होंने एनालिसिस दिया। बता रहे थे कि ये मामलात सिर्फ जलसे जुलूसों तक ही महदूद रहते तो अच्छा था, अगर इनको ऐवान में ना लाया जाता अपोजिशन की जानिब से कम वो सुबकीना होती जो इनको बजट मंजूर होने के बाद हुई। आगे बढ़ते हैं जनाब। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा बात करेंगे नामवर टीवी अदाकारा और मेज़बान सादिया इमाम की, जो कि आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा सरगर्म है और इसकी वजह बेसिकली इनका दावा है कि राहत फ़तेह अली खान का गाया हुआ एक मशहूर गीत जिया धड़क धड़क जाए के बोल दरअसल उन्होंने लिखे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें इस गाने की शायरी का क्रेडिट ही नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि एंकर पर्सन वसीम बदामी के शो हर लम्हा पुरजोश में सादिया इमाम ने कहा कि फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के लिए राहत फ़तेह अली खान का गाया हुआ एक और गीत जिंदगी सफर में है कट रहा है रास्ता की शायरी भी सादिया ने ही लिखी थी, लेकिन इस गाने में भी उनका नाम शामिल नहीं। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क आपने लिखा है, राहत फ़तेह अली खान का गाया हुआ, जिसमें सादिया इमाम का नाम चलता है। क्या मेरा नाम क्योंकि वो मेरी और राहत की बहुत अच्छी दोस्ती है। जब मैंने लिखा था मुझे खुद भी नहीं एक्चुअली ये पता था कि कोई बहुत ही अच्छी कंपोजिशन के बाद ये इतना खूबसूरत गीत निकलेगा। इन्हीं में से एक था जिंदगी सफर में है कट रहा है रास्ता, मेट्रो फिल्म का ये गाना, ये भी राहत ने गाया। तो कुछ चीजें मैंने इसके क्रेडिट्स में है आपका नाम? नहीं, इसमें भी क्यों नहीं है? वो फिर पैसे मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। वजह ये थी कि उसने वहाँ शो नहीं किया था कि ये लिरिक्स जो हैं ये पाकिस्तानी। उन्होंने क्या शो किया था, किसके हैं? उन्होंने अपने कहा था। ये है कि उसने बहुत दफा कहा कि हाँ यार ये मतलब ऑन ईयर उसने बहुत दफा बोला कि ये सादिया इमाम ने लिखा है। नैना ठग लेंगे की क्या कहानी है? ये अमजद लिखा साहब का लिखा हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा इसी लाइन में लिख के जो था इसको वो किया था, लेकिन ये कि राहत ने जो नैना ठग लेंगे गाया वो भी सादिया इमाम कह रही है मैंने लिखा है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैंने लिखा है। सादिया इमाम की जानिब से लगाए जाने वाले इस गाने की चोरी के इल्जामात के जवाब में अब कंपोजर भी मैदान में आ गए हैं। फैसल रफी ने सादिया इमाम के दावे को मुस्तरद करते हुए ये ट्वीट किया है कि जब ये गाना बन रहा था तो वो वहाँ मौजूद थे और ये पूरा गाना उनकी मौजूदगी में तैयार किया गया था। इस गीत को आसिम रजा ने लिखा है, रोहेल हयात के साथ मिलकर इस गीत को कंपोज किया गया। तो आपको क्या लगता है मदिया, किसने लिखा होगा ये गीत? ये गीत अब जिन्होंने आके कह दिया है कि मेरे सामने लिखा गया था, मेरे ख्याल से दोबारा ट्वीट करें। दूसरा, नैना ठग लेंगे की बात पे भी मैं भी काफ़ी चंबे में आ गई थी कि नैना ठग लेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह पे कि गुलजार साहब ने लिखा, लेकिन खैर उसमें जब उन्होंने बोला कि नहीं मैंने इसमें चेंजेस की। आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि असल में ये गाना किसने लिखा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गाना है, बहुत बड़ा क्लेम है।
तो आप लोगों की जो राय है हमें ट्वीट करके बताएं। मैं और मदिया तब तक डिसाइड करते हैं टॉस करके कि ये गाना किसने लिखा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाखबर सवेरा। ये जो भी आपने वीडियो देखी, मुझे भी ये वीडियो देख के याद आया कि ओहो, तो यानी कि एक निहायत ही वीडियो वायरल हुई थी कि जो हमारी लड़कियां हैं माशाल्लाह से, उनका एटीट्यूड कैसे, तो बहुत सारी चीज़ों पे तो उनमें मीम्स बनी थी। उसके बाद ये हजरत गायब हो गए। यहाँ पे तो उनके बाल भी नजर आ रहे थे, शायद उन्होंने विग लगाई हुई थी। फिर हमने देखा कि उनकी असली थे, बहुत हसीन लंबे घने बाल। जब फिर सीन हुआ ये कि वो उसके बाद नजर दोबारा नहीं आए, या फिर हमें याद नहीं होगा। फिर हमें जो शख्स याद है वो ये है कि जिनके बाल नहीं थे, जो चश्मा लगाते थे और जिनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, गोटी छोटी खच्चत वाला बनी हुई थी, और वो आके अपना तबसरा देते थे वीडियोस में। वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की खवातीन हज़रात जो भी आपने देखी हसीन और जमील खातून, इनका एक और रूप हमारे सामने मौजूद है। जी, हमने इनको डिफरेंट 14 दिन के लिए एक खास साबुन से धोया, उसके बाद जो बरामद हुआ वो आपके सामने। खवातीन हज़रात, आप सबके जाने माने और पसंदीदा जुनैद अकरम अलमारूफ, गंजी स्वैग अलमारूफ, खल्ली कराओ। तो कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? यार ये वीडियो कहाँ से निकाली? मैं छुपाता फिरता हूँ ये हमारे वीडियो, पास सब आपने कुछ निकाली होता है। यही वाली। इसकी बड़ी फनी स्टोरी थी। जो वेग थी ना, वेग लेने गया, असल में हमने जब ये डिसाइड किया ना, उस वक्त एक तो आप में अगर कोई टैलेंट हो ना, तो आप अम्मी अब्बू से छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो एम्बैरेस करते हैं, मामू को पोयम सुनाओ सुनाओ ये करो। तो हम ऐसा छुपा रहे थे, ऐसे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्त ने बोला कि यार वीडियोस बनाते हैं, मैं अम्मी का दुपट्टा लेकर आऊंगा, विग तुमने लानी है। तो विग लेने में गया बोरी बाजार, और मेरे बाल वैसे ही कम हो रहे थे। तो मैंने दुकान वाले को बोला भैया एक विग दिखाना, तो मर्दाना विग दिखाने लगा। मतलब ये नहीं वो वाली, कह रहे ओह। तो फिर मैं घबरा गया, तो मैंने बोला वो मैं बेसिकली एक्टर हूँ। कह रहे हाँ वो भी एक्टर ही होते हैं। तो so embarrassing। तो ये छुपा के इतनी गंदी नायलॉन की, वो अभी भी याद है। लेकिन सूट कर रही थी जुनैद, आप भी ऐसा नहीं कह सकते सूट नहीं कर रही थी वो। हमारे प्लीज जरा प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा दिखाइएगा। अरे बस करे एक बार और दिखाइएगा मेरी उसे रिक्वेस्ट पे ना, मतलब कितने प्यार से ये देखिए बाल हंसी आ रहे हैं। अच्छा ये जब हम जाम शूट कर रहे थे, सेल लगी है लोन की, ये दुपट्टा कहाँ से लिया? ये वो हाँ, आ रही है। मतलब वो दुबई से लाई। अच्छा, एक शॉपिंग मॉल है ऊपर, ऑफिस है, वहाँ लोगों का रश मैं ना ऐसी पे कोई मशकूक हरकत हो रही है, एक लड़की है लड़के वीडियो। तो फिर मैंने विग उतार के हेलो किया, तो वहां से लानत दी एक सामने कि हम इतनी देर से यहाँ खड़े हुए थे, तुम ये क्या कर रहे हो? आपने कहते ये कैमरा देके हाथ हिला दिया यहाँ पे, बिल्कुल दूर से हिला दिया था हाथ। अच्छा पहले सर सबसे पहले बात करते हैं वीलॉगिंग की, कि आपने स्टार्ट किया एज वीलॉगर, जिसको व्लॉगर भी कहते हैं, और आपके व्लॉग जो है वो दुबई से आते थे। लोग बड़े मशहूर कहते थे यार ये क्या बंदा है, क्या बात करता है, एक सांस में बगैर रुके बंदा चलते फिरते पूरा जो है ना मोनोलॉग दे जाता है, और उसमें खल्ली कराओ बातचीत करो। क्या एक्सपीरियंस था, और फिर वहां से आप शिफ्ट क्यों हो गए पॉडकास्टिंग में? अच्छा हुआ बेसिकली इस तरह कि पहले मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था यहीं कराची में। तो फिर मुझे जाहिर है फिर उस वक्त यूट्यूब भी अप एंड कमिंग था और बहुत लोग मशहूर हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त ब्लॉगिंग में सिर्फ एक उस्मान खालिद बट थे और एक और इस्लामाबाद के ग्रुप था द नेकेड टायरेंट्स के नाम से, ठीक है ना। तो वो भी एक इंस्पिरेशन थी। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि यार कॉमेडी स्टैंड अप में जो है आप एक कमरे तक ही महदूद हो, यूट्यूब पे जाओगे पूरी दुनिया देखेगी। तो हमने ये छोटी सी हरकत की, हमें पता ही नहीं था, हमने बोला 2-4 हज़ार व्यूज़ आएंगे। जब ये अपलोड करके सो के उठे तो 60 हज़ार व्यूज़ थे, और बड़े बड़े पेजेस ने और बड़े बड़े एंकर्स ने और एक्टर्स ने शेयर किया था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर इसके फ़ौरन बाद ही मैं फिर दुबई शिफ्ट हो गया नौकरी के सिलसिले में, बिकॉज आई डेंट थिंक कि इसके थ्रू आप कमा भी, आप इसको करियर बना सकते हैं। तो मैं वहाँ चला गया, फिर मैं ज़ाहिर है डिटैच हो गया, और मुझे ना एडिटिंग आती है ना शूट करना आता है, कुछ नहीं। फिर जब 1-2 साल गुजर गए और स्टैंड अप में करता रहा दुबई में, फिर मुझे ख्याल आया यार आई नीड टू कनेक्ट बैक टू माय पाकिस्तानी ऑडियंस। तो ना मुझे कैमरा चलाना है ना एडिटिंग, तो मैं बस फोन लेके बस शुरू हो गया। सही। और बस जो निकला, और फिर वो अच्छा जुनैद, आपकी मोस्टली जो वीडियोस होती हैं वो अक्सर कार में बैठ के आप बनाते हैं। व्हाट इज दिस कनेक्शन विद द कार? आप कार में बैठे होते हैं, मेरे ख्याल से उस वक्त आमद होती है आपको कि आपने फौरन फोन का कैमरा खोला? अच्छा, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, बिकॉज जब दुबई में आई लॉस्ट माई जॉब और घर भी चला गया, तो मैं गाड़ी में ही रहता था। तो ये भी वक्त मुझ पे आया, और फिर दोस्त और उसकी वाइफ जब नौकरी के लिए निकलते तो मेरे लिए खाना छोड़ के जाते थे। एक चाबी मेरे पास थी, उनके घर जाके मैं नहाता था, खाना खाता था, फिर वापस गाड़ी में। तो मैं नौकरी के लिए अप्लाई करता था, मैं देखता था यार मेरे दोस्त कोई ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया, कोई अमेरिका में, और मैं यार यहाँ गाड़ी में हूँ। तो
फिर मुझे फील होता था यार चलो मैं अपनी ज़िंदगी तो नहीं सुधार सकता, बट आई हैव अ टैलेंट के जिसके जरिए, क्योंकि बहुत से लोग मैसेजेस करते थे कि हम बहुत डिप्रेस थे एंड वी वेंट थ्रू योर पेज और हमें बड़ी खुशी हुई, मैं अपना गम भूल गया या भूल गई। तो मुझे लगा कि चलो एक तो चीज़ है, मैं किसी को तो खुश कर सकता हूँ, तो मैं गाड़ी में ही बैठ के बना के किसी भी रेस्टोरेंट का वाईफाई चोरी करके वहीं से अपलोड करता था। लोग खुश होते थे और लोगों की खुशी से फिर मुझे खुशी मिलती थी। तो बस वो एक वजह वो थी, और फिर जाहिर है मेरी गाड़ी से अटैचमेंट भी उसी तरह हो गई कि मुझे वो पुराना वक्त याद आता है, क्योंकि वो लावारिस फिल्म में अमिताभ हमेशा काला कफन मान के घूमते ना कि अपनी औकात भी भूलनी चाहिए। सो इट रिमाइंड्स मी कि देयर वाज अ टाइम कि मैं गाड़ी में ही बैठ के वीडियोस बनाता था, क्योंकि मैं सोता भी उसी में था और छुप के सोता था, क्योंकि इट्स इलीगल इन दुबई टू स्लीप इन योर कार। तो ये भी एक वक्त था। प्रिटी कूल। अब ये मुझे बताएं कि आप अब एक सिर्फ कॉमेडियन तो रहे नहीं है, मेरे ख्याल में कोई भी बंदा सिर्फ महज कॉमेडियन नहीं होता, वो एक सोशल कमेंटेटर होता है, और ये आपने खुद साख्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अपने सर उठा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर कैरी करना मुश्किल हो जाता है। क्या रिस्पॉन्स है आवाम का जब आप बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे कि हम आपके पेज पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे खासतौर पे आप बड़े सेंसिटिव इश्यूज उठा रहे हैं? जैसे कि आपने पहला सवाल किया था कि व्लॉगिंग से पॉडकास्ट का सफर हुआ, इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ एनी आर्टिस्ट। जब वो स्पाइडरमैन के खालू कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप देखते हो कि भाई आपकी ऑडियंस बढ़ गई और लोग सुनते हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको असिमुलेट करते हो अपने कंटेंट में। तो मुझे हमेशा से यही था कि यू नो देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन अदर देन एक जो हमारे स्कूलों में मिलती है। मतलब आप सोचें, एक बच्चा 10 साल स्कूल जाता है, उसको सॉरी प्लीज थैंक यू तक नहीं कहना सीख पाता बेचारा, उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो तो आपको तमीज के दायरे में रह के कैसे डिसएग्री, ये चीजें सिखाई नहीं जाती। सो आई ट्राई टू एजुकेट पीपल थ्रू माई वर्क। और वो एक कोट है ना कि इफ यू वांट टू स्पीक द ट्रुथ मेक श्योर यू मेक पीपल लाफ अदरवाइज दे विल किल यू। तो ह्यूमर का एलिमेंट यूज करते करते बंदा एक अच्छी सी बात, क्योंकि हमने सारी जिंदगी उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब को देखा है, उनका भी सारा, आप अनवर मकसूद साहब, उनका आप पूरी लाइफ वर्क आप उठा लें, आपको उसमें मैसेज ही मिलेगा। और ह्यूमर के थ्रू कंज्यूम करना आसान है, अदरवाइज फिर वो लेक्चर ही जितनी कड़वी गोली दो अगर वो चीनी के साथ दो तो उसको निगलना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा जुनैद हमारे साथ ही है, क्योंकि जुनैद आप क्रिकेट के, तो हम क्रिकेट पे भी आपके तब से देखते रहते हैं, और आज एक बहुत अहम मैच खेले जाना है वर्ल्ड कप में। भारत बर्मिंघम में बांग्लादेशी टीम के साथ टकराएगा, और बांग्लादेश की टीम पॉइंट टेबल पर 7 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है, भारत 11 पॉइंट्स के साथ ऑफ कोर्स दूसरे नंबर पर है, और बांग्लादेश टीम आज का मैच जीतकर भारत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। और मेरे साथ क्योंकि इस वक्त 2 क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, जुनैद अकरम और शफात अली। मुझे बताइएगा, अल्लाह माफ करो, मुझे आपने एक्सपर्ट बस मैंने अभी खुद तो समझ लो। अच्छा आगे समझ गए, फाइन। और मेरा एक ही सवाल है शफात आपसे, तो आपको पता ही है इनमें से किसका जीतना, क्योंकि हम अगर मगर पे चल रहे हैं ना, हमारी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है ऐसी, वो हम अगला बुरा खेलेगा या कोई ट्रक के नीचे आ जाएगा ना माफ करे तभी हमारे चांसेस आगे। देखिए वो बानो कुदसिया साहिबा ने कहा था ना कि ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा, मांगी हुई मोहब्बत जहरीली शराब की मानंद है। अच्छा, मतलब ये भी कोई मोहब्बत है कि मांग के यार मुझे प्लीज अटेंशन दे दो, तो हम मतलब परफॉर्मेंस से आ गया ना, ये कि उसकी फूफी मरे, उधर से लाभ आए। कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, तो उसमें ये होना चाहिए कि बांग्लादेश जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने बांग्लादेश की स्टैंडिंग नहीं देखी, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया विल जेपरडाइज देयर पोजीशन। उन्होंने जितना बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने इंग्लैंड को जिता के कर दिया और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि अगर पॉइंट्स टेबल, सर प्रोड्यूसर साहब अगर आप पॉइंट्स टेबल चला सकते हैं तो हम जरा बड़े आपके आभारी होंगे। पॉइंट्स टेबल पे मामला ये है कि बांग्लादेश इस वक्त खड़ा है 7 मैचेस खेल के 7 पॉइंट पे, उनके 2 मैच रहते हैं, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, और अगर वो लेट्स से एक मैच जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश डू एंड डाई होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। इधर जहाँ बात हो पाकिस्तान की, इनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो चढ़ना शुरू हो जाता है कि बस पता नहीं क्या होगा। मुझे होता है कि इनकी कारकर्दगी तो होगी नहीं, तो फिर प्रेशर मेरी दुआओं पे आ जाता है। फिर मुझे दुआएं मांगने में लग जाना पड़ता है। वो एक क्लिप आया था ना, एक खातून पर्स के अंदर वो दुआएं हाजात खोल के बैठी हुई थी, 7 साल से पढ़ रही थी। हम वो फूकों पे ही चल रहे ना, कारकर्दगी तो नहीं, बस ये हो जाए वो हो जाए, इसका ये हो जाए। अच्छा, कौन सी टीम फेवरेट है वैसे आपकी? मैं एम नॉट मच ऑफ अ क्रिकेट फैन, मगर इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा इंग्लैंड
बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब ऊपर से आके खेलती है यार, वाकई लगता है। बट अदर देन दैट एक ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था और एक न्यूजीलैंड का मैच था जो 70 पे 5-5 आउट थे, वो फिर भी 300 तक ले गए। पॉइंट टेबल पे जनाब ये अभी आपके शफात, सामने जनाब पॉइंट्स टेबल है और अगर points आपने table पे- 5 चश्मे और लगा लिया तो आपको नजर आ जाएगा कि दूरबीन exactly लगाओ। कौन सा- अगर मैं उकाबी रू रखता हूं तो मुझे यकीनन नजर आए। जी जनाब, इस वक्त आप देखिए बांग्लादेश 7 मैच खेल के 7 पॉइंट्स पे खड़ा हुआ है तक, और इनका रन रेट जो है नेट रन रेट वो 0.11 है, विच इज फाइन, और 0.13 इनफैक्ट। और पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखिए तो पाकिस्तान 8 मैच खेल के, पाकिस्तान का एक मैच रह गया जो कि बांग्लादेश के साथ है, 9 पॉइंट्स पे खड़ा हुआ है। तो अगर बांग्लादेश अगले 2 मैचेस में से एक मैच भी जीत जाता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बराबर आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी और नेट रन रेट की बुनियाद पर डिसाइड होगा कि कौन जाएगा सेमीफाइनल में। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे। हमारे जो ओपनर्स हैं, आपको क्या लगता है हमारे ओपनर्स के साथ क्या मसला है? ये प्रेशर में ज्यादा आ जाते हैं, इनसे बल्ला नहीं उठाया जाता, इनको हॉकी पकड़ा दें, क्या करें? मतलब जुनैद? पता नहीं, मैं तो हमेशा लेट ही हो जाता हूँ, जब तक जाता हूँ आउट हो चुके होते हैं। तो मैंने कभी देखी नहीं फखर की बैटिंग, और इमामुल हक की थोड़ी सी देखी है, वो आउट ही हो जाते हैं। अगर चाहे तो कमेंट करें, इंडिया इंग्लैंड से जो मैच हारा है या इंग्लैंड जीता है? नो डाउट इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो एक होती ना थोड़ी सी विल नजर आना, गंगुली तक ने कह दिया यार कि विल ही नहीं नजर आई। एक और साहब है, उनका बड़ा अच्छा सा पेज है, इंडियन है, वेरी वोकल, उन्होंने भी ये कहा ऐसा कैसे मुमकिन है कि यार 30 रन चाहिए और 5 विकेटें पड़ी हैं और आप वो ना कर सके, वो विल नजर नहीं आई। तो दैट वाज वेरी सस्पिशियस। हाउएवर इंग्लैंड ने वाकई बहुत अच्छा खेला था, आखिर के 6-8 ओवर अगर आपने देखे, उन्होंने मार मार के बुरा हाल किया था। वैसे वो शुरू के भी 20 ओवर अगर आप देखें, हाँ। 21 ओवर में 150 पहुंच गए थे, बड़े सुकून मगर से। देयर वाज अ पॉइंट जब दोनों टीमें एक ही ओवर में 230 पे खड़ी हुई थी। बट वो वाली बात है ना कि पहली इनिंग वाले को कभी प्रेशर नहीं होता, दूसरी इनिंग वाले को हमेशा प्रेशर होता है। अच्छा जुनैद, हम पाकिस्तानी व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट हम बड़े जज्बाती लोग हैं, और इज्जत बेइज्जती तो ना पता है, इज्जत तो हमारी छोटी छोटी चीज पे मजरू हो जाती है। इंडिया ने हमें बुरी तरह से हराया, बुरी तरह से, पूरी दुनिया ने देखा, पर हम बस अपना दिल पकड़ के साइड पे बैठ गए, हमने कुछ नहीं किया। आदत है ना, आदत है, मतलब हम साबिर कौम भी है ना, क्या करें? हमने अफगानिस्तान को बीट किया, अफगानिस्तान वाज लाइक प्लेइंग रियली गुड, हमने उनको बीट किया क्रिकेट में, उन्होंने बाहर निकल के बीट करना शुरू कर दिया, स्टेडियम में बीट करना शुरू कर दिया। देखे ना, उनके लिए नया नया है, उनको भी फर्क नहीं पता कि गली का मैच कौन सा है और इंटरनेशनल इवेंट का कौन सा है। इनकी टीम बैन हो सकती है अगर इस तरह की। कल मैंने और वीडियोस देखी। अच्छा, मैंने जब वीडियो बनाई उस वक्त एक ही वीडियो सरफेस हुई थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि किसी पाकिस्तानी ने फेक टिकट्स बेचे थे और वो लड़ाई थी। तो मैंने वीडियो में यही कहा। स्टार्ट में से पहली वीडियो से। मगर उसके जब वो वीडियो चलेगी तो लोगों ने मुझे धड़ाधड़ टैग किया और लिंक्स भेजे कि ये भी फटे हो, तो मुझे वाकई मेरा दिल दुखा कि यार ऐसा कैसा। ठीक है, स्पोर्ट्स में लड़ाइयाँ होती हैं, हमने फुटबॉल की इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं, सर पे बोतलें मार देते हैं, मगर ये तो बहुत मतलब इट वाज वेरी सैड कि मतलब वो कौन सा गुस्सा था जो निकाला जा रहा था। क्या मतलब वो कहते हैं ना, एड्डा तुसी कोई पूरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे थे और हमने रोक लिया था, वो वैसे ही सारे हार रहे थे भाई। और इसके एग्जैक्टली एक दिन बाद फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 3000 अफगानी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए। अभी मैंने ग्रीन रूम में पढ़ा ये मैसेज कि 3000 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। मतलब देयर इज ओनली टू अ सर्टेन लिमिट आप बेंड कर सकते हो ना अगले के लिए, फिर वो आपको आई डोंट नो कि देखिए तहफ़्फ़ुज़ात किसी के भी हो सकते हैं, मगर इस तरह का रिएक्ट करना, एक आम आदमी जिसका आपको लेना देना नहीं उसको बस मार दें इस तरह। जुनैद, आपसे मैंने बहुत सारी खुन्नस निकालनी और वो बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है जो कि मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि ज़ाहिर है पेट भी साथ जुड़ा हुआ है और कमाई भी करनी है, तो ब्रेक का वक्त बहुत चाहता है। ख़वातीन हज़रात, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। और अगर आप लोग भूल गए हो तो बताता चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं आज अलमारूफ गंजी स्वैग यानी कि जुनैद अकरम साहब। जुनैद अकरम साहब, पेशतर इसके के प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ा और खबरें चूंकि हमारे पास आती जा रही हैं धड़ाधड़। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे सोशल इश्यूज पे, सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात की है, आपने चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात की है, आपने हमारे ट्रैफिक के बिहेवियर के ऊपर बड़े एग्रेसिवली बात की है और वो यूट्यूब पे तो वायरल हुई है, व्हाट्सएप पे भी वायरल हुई है। बिल्कुल। बैकलैश कितना आता है लोगों की तरफ से? इट डिपेंड्स ऑन आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स पे लोग यूनानिमसली आपके साथ होते हैं, खैर यूनानिमसली तो कभी भी नहीं होते, मगर ये कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज, क्योंकि ट्रैफिक से हर बंदा गुजरता है। हाउएवर व्हेन देयर आर टॉपिक्स लाइक मलाला,
इस तरह के टॉपिक्स, फिर वहाँ पे जो है ना सारी गने वने सब निकल आती हैं, फिर वो ये नहीं देखते। How dare you talk हाँ about बिल्कुल मलाला, बिल्कुल, आप जितने भी वही वाली बात है ना, क्रिटिकल थिंकिंग पे लोग नहीं जाते। और तो मैंने इस तरह के आ जाते हैं बैकलैश, बट देन अगेन जमहूरियत की यही खूबसूरती है, और मेरा कोशिश यही होती है कि मैं जितने प्यार से उनको समझा सकूं। मगर ये कि मैं सोशल देखता हूँ कि आप यूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको, मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात एक वीडियो अपलोड होती है, 2 घंटे बाद डिलीट हो जाती है। और ऐसा कभी हुआ है? एक बार हुआ था। मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस किस्म का जब प्रेशर आता है तो मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, वो एक बार भी इसलिए हुआ था क्योंकि वो वीडियो एक तो बहुत 16 मिनट की थी, और उसके शुरू के 4-5 मिनट ही ऐसे थे कि लोग उससे आगे जाते नहीं। सोल्यूशन वाज फर्दर लेटर। तो मैंने वो चीज़ सही बनाई भी नहीं थी, जिस तरह मैं रखता हूँ कि क्योंकि लोग ज्यादा देर देखते नहीं और फौरन ओपिनियन बना के फौरन कमेंट कर देते हैं। मगर चूंकि वो चीज़ बहुत लेट आ रही थी, मैं यार ये मैंने बनाई सही नहीं, और फिर मैंने आई डिसरिगार्डेड द आइडिया। मगर ये कि उसके अलावा कभी इस तरह का प्रेशर हुआ नहीं, क्योंकि मेरा काम है कहना, परसेप्शन, अब उसका समझना आपका काम है, अब मैंने आके समझाना। अच्छा जुनैद, ये मुझे बताएगा कि हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, आप भी कर चुके हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारे आइडियाज़ में, हमारे ह्यूमर, हमारी सारी जुगते जो हैं यहाँ से काइंड ऑफ स्मगल करके हमारे हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करते रहे हैं, हमारे सारे स्टेज ड्रामा इस्तेमाल करते रहे हैं, हमारे थिएटर प्लेस को इस्तेमाल करते रहे हैं, और जिससे पता चलता है कि हमारे अंदर जितना सेंस ऑफ ह्यूमर है शायद वहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन के मैं देखती हूँ, स्टैंड अप के जो कल्चर देखती हूँ, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। वहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो इंडिया, चाहे वो छोटे से छोटे शहर से आ रहे हों, वो एक स्टैंड अप करते हैं, उसके बाद कभी वो लंदन जा रहे थे, कभी कहीं परफॉर्म कर रहे थे। हमारे यहाँ ये कल्चर क्यों इतना आगे गया? मैं आपको 2 वजूहत बताता हूँ। एक तो वहाँ पे ना कभी कोई कॉमेडी की वजह से मारा नहीं गया, खैर मारा यहाँ पे भी नहीं गया, लेकिन यहाँ गिरफ्तार हुए, बिल्कुल हाँ, फेंटी पड़ सकती है। एक बार मैंने जो किया था विदाउट नेमिंग नेम्स, इस्लामाबाद में मैंने एक शो किया था, और मैं होटल गया हूँ और मुझे उसी पार्टी के एक मेंबर का फोन आ गया, सुना है आपने हमारे रेडियो वाला जोक किया? मैंने जी कह रहा है, ओके ठीक है। तो मैंने ओके, इसका क्या मतलब था? तो एक तो ये लिमिटेशंस बहुत है ना कंटेंट के ऊपर, वहाँ पे थोड़ी सी खुली आज़ादी है, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी इतना नहीं है लोग, क्योंकि देखें घर में हर गली मोहल्ले में सब गालियाँ दे रहे होते, लेकिन ऑन स्क्रीन आप कैसे दे दी आपने, अरे भाई जैसे सब देते हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस बहुत हैं, सोसाइटी थोड़ी सी ओपन है। रही बात सेंस ऑफ ह्यूमर की, जो वाकई यहाँ से, अब आप मीम गेम देख लें, हमारा वर्ल्ड कप में हम अपने ज्यादा क्लास ले रहे हैं रादर देन कोई और ले सके। इंडियंस कह रहे हैं तुम रहने दो, हम खुद कर लेंगे। इंडियंस कह रहे हैं कि मैच हम जीत गए, लेकिन मतलब ह्यूमर साइड पे ट्विटर पे बिल्कुल। उसकी वजह एक ये भी है कि जब आप एक बंद सोसाइटी में रहते हैं ना, और फिर आर्ट आपके अंदर से फट के निकलता है। रॉक म्यूजिक का भी यही सीन है। अब इंडिया जिनके मजहब में म्यूजिक है, ठीक है ना, मतलब वो पॉप सीन में नहीं आ सके आज तक। वो बॉलीवुड की हद तक बहुत अच्छा है उनका म्यूजिक, मगर पॉप कल्चर हो गया, रॉक म्यूजिक हो गया। तो मैंने एक रॉक म्यूजिशियन से ही पाकिस्तान में पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि रॉक का जो बूम आया था वो ज़िया दौर के बाद आया था, क्योंकि वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि फिर वो फट के निकलता है। ह्यूमर का भी इसी तरह का हिसाब किताब है। हम अपने घरों में जो है कंस्ट्रिक्टेड है फॉर वट एवर रीजन, फिर हम हमारा एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, ना ऑफिस में हम कर पा रहे हैं, ना ऑनलाइन कर पा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो निकलना है ना, फिर वो ढके छुपे निकलना है। और बिल्कुल ऐसा ही है। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब जो मामलात चल रहे हैं, क्योंकि लगता है कि बर्फ पिघल जाएगी, पाक भारत वज़ीर आज़म की जल्द मुलाकात इम्कान पैदा हो गया, और ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करतारपुर साहब राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए तैयार हो गए हैं। जी, नरेंद्र मोदी बाबा गुरु नानक की सालगिरह पर तकरीब में करतारपुर कॉरिडोर को दौरा करेंगे, और करतारपुर साहब राहदारी तकरीब में पाक भारत वज़ीर आज़म शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, और दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आला सिफारती राब्ते जारी हैं। 12 नवंबर को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीब होगी, और इन्हीं तारीखों में पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक तकरीब मुनक्किद होगी। मोदी सरकार ने पिछले 5 बरस में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने के लिए अनथक कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस बार वीजा लेकर आएंगे या ऐसे आएंगे? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि करतारपुर साहब राहदारी की तकरीब में दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान पैदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा जैसे माजी में होता आया है कि भारत कमिटमेंट कुछ करता है, होता कुछ है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म मोदी एक बार फिर अपने दावे से पीछे हट जाएंगे?
देखिए मैं भी बात तवातुर के साथ कहती हूँ कि अगर मोदी पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दिहाइयों के बाद एक इतना मजबूत और महफूज प्राइम मिनिस्टर जो है वो बरसरे इख्तिदार है इंडिया में। और ख्याल तो ये है कि अब मोदी को पाकिस्तान बैशिंग की ज़रूरत नहीं है अपना कद बड़ा करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात होनी चाहिए, और जिस तरह खित्ते की सूरत हाल बन रही है, चाहे वो चीन से ताल्लुकात हों, चाहे पाकिस्तान का अमन में अफगानिस्तान में किरदार हो, या ईरान के साथ अमेरिका के तनाव हो और अमेरिका के साथ इंडिया का अपना तनाव हो, ये तमाम अनासर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, बशमूल उसके जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने फॉरेन के हवाले से बात की, फॉरेन पॉलिसी पर सफारती सतह पर भारत को तो बहुत सारी जगहों पर मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन भारत कभी भी अपनी हर धरनी से बाज नहीं आया। बल्कि अगर देखा जाए तो अमन का रास्ता है, वो तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, वो तो भारत के लिए भी अच्छा है, वो पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत अच्छा है। देखिए पाकिस्तान के साथ जो तनाव है उसमें सबसे बड़ी वजह कश्मीर थी, और कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जो मलबा है वो पाकिस्तान की दहलीज पर इंडिया डालने की कोशिश करता था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सामने वाजे होकर आ गई हैं, इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर का इंडिजिनस सोल्यूशन आना चाहिए, और जो बातें मोदी ने कही थी जो इंडिया को भी जो पाकिस्तान को भी अनएक्सेप्टेबल हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी अनएक्सेप्टेबल हैं, कश्मीरियों को भी अनएक्सेप्टेबल हैं, अब देखना है कि मोदी वो करने जाते हैं या नहीं। देखिए क्या मोदी का जो सियासी कद बढ़ा हुआ है उसके बाद उनका स्टेट्समैनशिप का जो तरीक़ाकार है वो बदलेगा या यही रहेगा, ये वो बड़ा सवाल है जो खित्ते के सामने है। क्या जितना मजबूत होकर मोदी इन इलेक्शंस के बाद सामने आए हैं, क्या वो अपने वतीरे में तब्दीली लाएंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुकात हो, चाहे वो अमेरिका से ताल्लुकात हो। क्योंकि जिस अमेरिका के साथ इंडिया ने दूसरे खित्ते के ममालिक के बल पर से अलहदगी होकर ताल्लुकात बेहतर हुए, चाहे वो मॉस्को हुआ, चाहे वो तेहरान हुआ, आज उस अमेरिका का साथ भी उनके मसाइल हैं। तो देखना ये है कि क्या फ़ैसला करते हैं मोदी, क्या वो दोबारा एक ईस्टवर्ड इनवर्ड लुकिंग स्टेट्समैन होंगे, या वो उसी डगर पे इंडिया को चलने देंगे जिस डगर। बहुत बहुत शुक्र। हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी भारत के भी मफाद में है और खित्ते के भी मफाद में है कि अमन का रास्ता अपनाया जाए। आगे बढ़े जनाब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के फिर हम अपना जरा रुख मोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली हम हल्का सा सीधे हाथ में। मैं पूछ रहा था मोदी साहब इस बार वीजा लेकर आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे? पैदल आना पड़ेगा उनको, तो पैदल वाले पे तो ऑन अराइवल हो जाएगा उनका, वो तो आपको पता है, टेंशन वेंशन नहीं है इस हवाले से। अच्छा यार, ये जो एक लफ्ज है खल्ली कराओ, ये क्या मतलब क्या है इसका, लघुई मानी क्या है इसका? अरबिक में खल्ली वली का मतलब है जाने दो, दफा करो, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जब आप एक किसी कल्चर में रहते हो तो वहाँ के जो कुछ वोकैबुलरी है वो आपकी कुछ वर्ड्स दे बिकम पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, तो वहाँ पे इट्स वेरी कॉमन इवन फॉर पाकिस्तानीज एंड इंडियंस टू यूज खल्ली वल्ली या खल्ली कराओ। तो चूंकि मेरी वीडियोस अनस्क्रिप्टेड होती हैं तो मैं बस ऐसे ही लगा हुआ था और आदतन मेरे मुंह से निकल गया और पीपल पिक्ड इट अप। फिर मुझे पता नहीं, यहाँ पे लोगों ने उसके मग्स बनाने शुरू कर दिए, टी शर्ट्स बनाना शुरू कर दी, मुझे तो पता नहीं था, ब्रांड बन गया। मैंने चलो ठीक है फिर खल्ली वल्ली चलने दो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा लुत्फ आया आपसे बातचीत करके। सेम हियर। और अख्तरात मामला ये है कि अब वक्त हो गया है एक छोटे से हेडलाइन ब्रेक का। हम जाते हैं, सुनते हैं हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ रहिएगा। और सुभाष और मदिया दोनों आपके पास वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाएगा, बाखबर से मेरा देखते रहिए। 5 मिनट वापस आ रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले खबर शामिल करते हैं डॉलर भाई से मुताल्लिक। तो डॉलर भाई के हवाले से खबर ये आ रही है कि इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद अब डॉलर की प्राइस 149 यानी कि 159 रुपए का डॉलर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 5 पैसे की कमी के बाद डॉलर अब 159 रुपीज का हो गया है। और इसके बाद अभी और तवक्को की जा रही कि और गिरेगा इससे? जी जनाब, तवक्को यही की जा रही थी क्योंकि जो डॉलर की जो कीमत थी वो कोई नेचुरल नहीं है, कोई वजह समझ में नहीं आ रही कि क्यों डॉलर की कीमत चढ़ रही है। तो सब जिससे भी पूछा जा रहा है एक्सपर्ट से वो यही कह रहा है भाई हमारी समझ से बाहर है, तो इसका मतलब बिल्कुल
कि अब ये डॉलर की जो क्या कहते हैं जो अननेचुरल उसकी ग्रोथ थी हाइट वो थी उसकी बनी हुई थी वापस नीचे जा रही है। आपने टाइम देखा कि हम की हालात अब इतने टफ हो चुके हैं कि डॉलर 159 पे आया तो हम कितने खुश हो रहे हैं। 159 खैर हम 164 से आ रहे हैं ना वापस, ये भी तो देखें ना वापस क्या बात कर रही है। खैर ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि जिन्होंने कल ARY को कोई खुसूसी इंटरव्यू देते हुए जिसमें काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद थे और अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे और उनको एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है शाकिर साहब भी मौजूद थे। ओ ये सर कैसे भूल सकते हैं, साबिर शाकिर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि NRO किसी को नहीं मिलेगा, जिसने बाहर जाना है पैसा वापस करे चला जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ARY को इंटरव्यू में सियासत से मईशत तक हर मौजू पर खुलकर बात की। उन्होंने हर बात अवाम के सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि डॉलर की कीमत पर गलत बातें करने वाले मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। IMF से मुआहदे के बाद अफरा तफरी खत्म हो जाएगी। रिश्वत खत्म करने के लिए टैक्स का रेट फिक्स कर देंगे। मुश्किल वक्त निकल गया, जुलाई के बाद बेहतरी आएगी। हालात सारे स्टेबलाइज हो जाएंगे। 3 तारीख को मीटिंग IMF से, जैसे IMF के साथ हमारा वो साइन होता है, जो भी अफरा तफरी पड़ी हुई है ना ये खत्म हो जाएगी। कोई किसी किस्म की रेट फिक्स नहीं हुई, फ्री फ्लोट भी नहीं कहा कि जो मर्जी चला जाए डॉलर। उन्होंने कहा कि डॉलर की जो भी कोई रियलिस्टिक पैरिटी है उधर तक आना चाहिए। कप्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। जिसने बाहर जाना है पैसा वापस करे और चला जाए। NRO तो होना नहीं है, प्ली बार्गन होनी। किसी किस्म का अब कोई ना बाहर का मुल्क कुछ कर सकता है, कोई ये समझ आए कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर किसी दुनिया में किसी मुल्क का नहीं पड़ेगा कि जी कहीं फिर से बाहर भिजवा दो। इस बारी इन्होंने मुल्क का पैसा वापस करना है, बिस्मिल्लाह बाहर चले जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आयान अली 5 लाख डॉलर लेकर जा रही थी। आयान अली वो लेके जा रही थी जो 5 लाख डॉलर। पाकिस्तान में हर साल कम से कम 10 अरब डॉलर का पैसा मनी लॉन्ड्र होकर बाहर जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में मईशत के इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दामात भी बताए, जिसका पहला मरहला सबको फाइलर बनाना है। कोशिश ही ये है कि टैक्स बेस बड़ा करें। 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ नहीं उठा सकते। नंबर 1 रिफॉर्म ये है कि आप फाइलर बने, आप टैक्स बेस बढ़ा करें। अपने मुजव्विज़ा दौरा अमेरिका का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो सिफारत खाने में क़याम करेंगे और वाशिंगटन में सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू में मौजूद मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने भी वाज़ेह किया कि डॉलर रेट पर आलमी मालियाती इदारे के साथ कोई बात नहीं हुई। What I'm trying to explain to you is that the gentleman sitting there, myself, Prime Minister of Pakistan, the Managing Director of the IMF, the biggest guy playing the stock market, they don't know what is the real value. Because if they did, then we could just simply ask one of these people to determine. उन्होंने लग्जरी अशिया की बेदरेग दरामद को मईशत की खराबी की असल जड़ करार दिया। एक और अहम तरीन खबर शामिल करते चले डॉलर भाई से मुताल्लिक कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद कम हुई है। अब डॉलर 2 रुपए 30 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 157 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि डॉलर की जो कीमत है वो 159 रुपए हो गई है, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि डॉलर की कीमत में 2 रुपए 30 पैसे कमी के बाद अब इंटरबैंक में डॉलर 157 रुपीज 75 पैसे पर रेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की। पंजाब के साबिक वजीर कानून और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इंसदाद मुनशियात फोर्स ने गिरफ्तार किया। ANF ज़राए का कहना है कि उन्हें मुनशियात फरोशों से ताल्लुकात और स्मगलिंग की रकम कल अदम तंजीमों को देने के इल्जामात हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता 8 माह से इस बारे में तफ्तीश की जा रही थी और 1 माह पहले राना सनाउल्लाह के मुबैना फ्रंटमैन को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा फैसलाबाद एयरपोर्ट से भी इसी इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त राना सनाउल्लाह की गाड़ी से बड़ी मिकदार में मुनशियात भी बरामद हुई हैं और उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है।
और अब से थोड़ी देर बाद उनको इंसदाद मुनशियात की अदालत में पेश भी किया जाएगा और इस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन खैर इसी हवाले से बात करने के लिए हमने रब्ता किया है साबिक गवर्नर सिंध और लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद जुबैर साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें हैं, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी है, ये नून लीग में इस वक्त चल क्या रहा है सर आपकी जमात में? लीगी रहनुमाओं की आपस में मुलाकातें हैं तो उसका राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो है वो तमाम लीगी रहनुमा कारकुनान समेत सबका इशू है कि उनको ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है इन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है। हमें पता है कि क्यों गिरफ्तार किया। ज़ाहिर है वो बोलते थे और खुल के बात करते थे, तनकीद करते थे इमरान खान पर और उनकी हुकूमत पर। अब ये सिलसिला जो है ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ गिरफ्तारी। इससे पहले आपको पता है हमजा शहबाज और फिर साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक और पहले आपको पता है शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया था। नवाज शरीफ ऑलरेडी जेल में हैं। सो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है और भी बहुत सी हुई हैं। जहाँ तक ये जो है इनको गिरफ़्तार करने का जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि AFN ने गिरफ़्तार किया, आपको याद होगा कि इलेक्शन से चंद रोज़ पहले उनको हनीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया था और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। इलेक्शन भी पोस्टपोन हो गया था वहाँ पिंडी का इलेक्शन। तो फिर क्या हुआ, इतने संगीन इल्ज़ामात थे। आज वो कहाँ हैं? आज वो बाहर हैं क्योंकि ये गिरफ्तार किया जाता है 6-7 महीने अंदर बाहर करके वो मकसद हल हो जाता है। उससे ज़्यादा रख नहीं सकते बिकॉज इल्ज़ामात तमाम झूठे होते हैं। तो यही सिलसिला इनके साथ भी होगा। अल्लाह ताला करे कि इनकी जल्द रिहाई हो, लेकिन हमें नहीं उम्मीद है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से इतनी ज़्यादा कि जी उनको वो बेकसूर। सर 2 महीनों से बातचीत चल रही है हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से, पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करने के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव हुए हैं इस हवाले से और अपोजिशन को इकट्ठा करने की बातचीत की जा रही है। आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी से अब वो पूरी तहरीक उसको क्या इम्पैक्ट होगा? क्या अपोजिशन की सारी जमातें इसको एज अ विक्टिम कार्ड के तौर पे यूज करेंगी या वो इस पर बातचीत नहीं करेंगी और वो उनका फोकस जो है वो अपना तहरीक ही रहेगी? इसका असर मेरा ख्याल है, देखें हमेशा जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें पहलू होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म। बहुत सी दफ़ा शॉर्ट टर्म आपके लिए एक चीज़ सही नहीं होती है। ज़ाहिर है पंजाब के प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह हैं और पंजाब के प्रेसिडेंट के हवाले से पंजाब जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है PMLN का। तो जो भी तहरीक और जो भी एफर्ट थी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो पंजाब उसका महवर होना है और उसके प्रेसिडेंट को अगर उठा लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसका शॉर्ट टर्म में तो एक अफेक्ट होगा क्योंकि आपको संभलने की ज़रूरत होगी और आप फिर रिएक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म में इसका कोई नुकसान नहीं होगा और मेरा ख्याल है ख़ुद पीछे मुड़ के जब इमरान खान देखेंगे तो उनको ख़ुद एहसास होगा कि ऐसी चीज़ों से, ऐसे हथकंडों से फ़ायदा ना उनकी पार्टी को होगा, ना उनकी हुकूमत को होगा, ना पाकिस्तान को होगा। और क्योंकि इसकी वजह से एक खौफ हरास की फ़ज़ा बनती है, पकड़ धकड़ की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें फिर मईशत सबसे ज़्यादा सफ़र करती है और आपने देखा है पिछले 10-11 महीने में मईशत ने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। अवाम इंतज़ार कर रहे हैं उस रिलीफ का जो उनको के साथ वादा किया गया था, अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला और आइंदा आने वाले महीनों और सालों में भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक गवर्नर सिंध। और अब हम आपको एक अहम खबर बताते चलेंगे। मोहतरमा फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब को मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। साथ में उनका भी कहना था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से जो मुनशियात बरामद हुई हैं उनकी मालियत 15 से 20 करोड़ है और जहां पर गिरफ्तारी की बात की तो उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी किसी सियासी इंतकाम के पेश खैमा नहीं है बल्कि उनको मुसद्दिका इतलात की बिना पर ही गिरफ्तार किया गया था। आपको ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि उनकी गाड़ी में हीरोइन है और वो सहूलतकारी के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल होने जा रही है और वो लाहौर एयरपोर्ट पे गिरोह को जो है वो डिलीवर होनी है।
इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने नाका लगाया, उनकी गाड़ी को रोका और रोकने के बाद वहाँ गाड़ी से जो बैग बरामद हुआ तो वहाँ हीरोइन निकली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पैकिंग की गई थी और उसका वज़न 15 किलो के करीब था और जब उसकी मालियत चेक की गई तो वो 15 से 20 करोड़ थी। 15 से 20 करोड़ रुपए की मुनशियात राना सनाउल्लाह साहब अपनी गाड़ी में लेके जा रहे थे, ये कहना है मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। अपने खैर उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करे, अब से थोड़ी देर बाद उनकी अदालत में पेशी भी है लाहौर में। सो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और राना सनाउल्लाह के जो वकील हैं वो वहाँ पर क्या दलाइल पेश करते हैं। खैर जी, मूविंग ऑन, और आपको बताते चलें कि बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन और शहजादा विलियम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। किंगस्टन पैलेस से जारी ट्वीट में ये कहा गया है कि शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन वजारत खारजा की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने अपने ट्वीट में दौरे का खैर मकदम किया है और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के पुरजोश इस्तकबाल की तैयारी का कहा है। साथ ही कहते हैं कि पाकिस्तानी बरतानवी मलिका के दौरे को ताहाल नहीं भूले। जी, नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। 2006 में बरतानवी वलीअहद शहजादा चार्ल्स जो हैं और उनकी जो वाइफ है कमिला पाकर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और इससे पहले वलीअहद विलियम की वालिदा लेडी डायना ने भी खैराती काम के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा किया था। मलिका बरतानिया भी 1961 और 1997 में आपको याद है कि पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। इन तमाम तरह के दौरों पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जनाब मलिका बरतानिया के इन दौरों के हवाले से आपने ये एक छोटा सा पैकेज देखा और शाही ख़ानदान का जो एक नया जोड़ा आ रहा है पाकिस्तान, अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान से क्या तासुर लेके जाती है, क्योंकि एक हफ्ते तक इनका क़याम रहेगा पाकिस्तान में और मेरे ख्याल से सभी पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं इस हवाले से। बिल्कुल, आई एम श्योर। और जब ये आएंगे तो क्योंकि इस्लामाबाद ये लोग लैंड करेंगे और उसके बाद फिर आई एम श्योर कि उन्होंने सोचा होगा कि इनको हुंसा वगैरह भी लेके जाएंगे, क्योंकि अब हमारी बहुत ज़्यादा सयाती मकाम खुलते जा रहे हैं। उनको बताएंगे कि जी आप लोग क्या मतलब क्या आप लेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह की बातें करते हैं, ये देखें मतलब ये कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। और वैसे ना हर बंदे की एक अटैचमेंट है, बादशाह, शहजादी, शहजादा, डचेस। वो यही है कि वो क्योंकि लेडी डियाना, वो बहुत सारे लोग इसमें खुश होंगे कि हाय लेडी डियाना तो पुत्र आ रहे हैं पाकिस्तान क्योंकि लेडी डियाना नूह आ रही है, मतलब बहू आई जनाब, और फिर वो बच्चे अपने साथ में छोटे छोटे लेके आएंगे। खैर ख़वातीन हज़रात, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इनका छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे और आपके हर दिल अजीज रिपोर्टर नईम हनीफ हमारे पास बेहतरीन किस्म के गेस्ट जो है ना वो ढूंढ के ले आते हैं कहीं ना कहीं से, और उनका जो है वो एक हल्का फुल्का से इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो आज उन्होंने किसको ढूंढा मदीना? आज उन्होंने हर दिल अजीज, क्योंकि हर दिल अजीज हमारे रिपोर्टर हैं, तो वो हर दिल अजीज एक्टर और होस्ट रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट कर चुके हुए हैं और ड्रामास में भी, इनफैक्ट फिल्म में भी काम कर चुके हुए हैं। एहसन खान के पास गए, एहसन खान से उन्होंने कुछ चिट चैट किया, आपको सुनवाते हैं। हेलो मदीहा, हेलो शफात, गुड मॉर्निंग। और आज भी हमेशा की तरह एक सरप्राइज, बड़ा खूबसूरत सरप्राइज, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिससे बाखबर सवेरा की टीम कुछ दिन से रब्ता कर रही थी उन्हें इनवाइट करने के लिए, मगर उससे पहले मैंने मौका पाया और लाहौर वाले घर में इस वक्त मौजूद हूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अदाकार, फिल्मसाज, खूबसूरत होस्ट एहसन खान और मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनाब, क्या नहीं, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह आपका आने का। मदिया को और शफात को और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेरा बहुत सलाम। अच्छा जी, शटल कॉक बन के रह गए, लाहौर कराची, कराची लाहौर, इस्लामाबाद, अब यानी कि स्कैटर्ड सारा काम हो रहा है। हाँ, ये है कि आप जानते नहीं, मैं मतलब काम जहाँ पे भी हो, जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ पे काम करने पहुँच जाते हैं हम लोग। और लाहौर में भी घर है, कराची में भी घर है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ कि दो जगहों पे मुझे लगता है मैं कराची में भी काम कर रहा हूँ, लाहौर में भी कर रहा हूँ, तो इट्स गुड। अच्छा, क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है और एड भी बड़े अच्छे करते हैं क्रिकेटर्स, सारे काम कर लेते हैं। आप जो हैं फनून लतीफ़ा में ऑलराउंडर हैं, आप हदायत प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आपने होस्टिंग भी की, रमज़ान ट्रांसमिशन, ये सारा कुछ किस तरह मैनेज होता है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा मुझे ये
मैं कहूँगा खिताब दिया ऑलराउंडर्स का। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं यार। पाकिस्तान में बड़े कम लेजेंडरी लोग हुए हैं, जिस तरह अनवर मकसूद साहब हैं, या नईम बुखारी साहब हैं, या मोइन अख्तर साहब हैं, या बुशरा अंसारी, और इस तरह के बेशुमार एक्टर्स हैं, तलत हुसैन साहब या ज़िया मोहिउद्दीन, और बहुत से और फिल्मी सितारे भी हैं जिनको हम देख के फॉलो करते हैं। तो अगर आप इनका करियर देखें तो ये लोग गाने भी गाते हैं, होस्टिंग भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो इसी तरह जब आप एक्सप्लोर करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स अपनी, और आप इंजॉय करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स को, और जहाँ पे भी लोगों को लगता है या डायरेक्टर्स को लगता है कि आप अच्छे हैं, तो वो नेचुरली उस चीज़ के लिए आपको हायर भी करते हैं। तो मुझे हर तरह का काम मिल जाता है, और मैं परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छी करूँ, और अगर लोग पसंद करते तो ये उनका बहुत प्यार है मेरे साथ। तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट। किसी भी काम में, किसी भी जगह पे हम कर रहे हो, तो मैं अपना 100% उसमें देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक नया प्रोजेक्ट अब शुरू करने जा रहे हैं और टीवी होस्ट का करेक्टर है, और उसमें आपके पास अवेलेबिलिटी है मीरा, आमना लियास और मदीहा की। किसको कास्ट करेंगे? अब मदीहा को। अच्छा, मदीहा को सामने है ना, सुन रही है। और वैसे मदीहा मेरी बड़ी फेवरेट भी है। शी इज़ अ लवली गर्ल, और मदीहा और इनकी फैमिली मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इनकी होस्टिंग हमेशा से, जब ये शान के साथ एक शो करती थी, और उसके मिडल में भी इन्होंने 1-2 मॉर्निंग शोज किए, तो बड़े अच्छा, बड़ी पोटेंशियल है इनमें। अच्छा जी, फिर सिर्फ लड़की पे फिल्म नहीं चलती, हीरो भी होता है। तो हीरो के रोल के लिए आप समझें कि शान है, शफात हैं और नबील हैं, किसको कास्ट करें? मदीहा से पूछे वो किसके साथ काम करना चाहती है। मदीहा जवाब देंगी इस बात का। बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है मदीहा, और आप इम्तिहान में हैं। आपके राइट तरफ या लेफ्ट तरफ इस वक्त शफात बैठे हैं, तो बसा दिया मदीहा को, बसा दिया। अच्छा जी, वर्ल्ड कप की बात ना हो, आजकल क्रिकेट का बुखार जो है वो चढ़ा हुआ है हर बंदे को, और पाकिस्तानियों को। हमारी टीम जो है उनको हम सारे बड़ा गुड लक विश करते हैं। मैं तो हमेशा, मेरे दोस्त हैं आमिर भी और शहजाद भी और दूसरे भी, तो मैं उनको भी पर्सनल मैसेजेस भी और उनके साथ बातचीत भी रहती है। खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब बस नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप जिंदगी किसी भी शोबे में, जब इंसान वो कहते हैं ना फाइटर नजर आ रहा हो, कि आप वाकईतन लड़ रहे हैं, तो आप चाहे हारे या जीते, फिर आपको अफसोस नहीं होता कि आपने अपनी कोशिश पूरी की है। लेकिन जब आपको ये नजर आता है कि कोशिश नहीं की और फिर आप लूज कर जाएं, वहां पर तकलीफ होती है। लेकिन मैं अपनी कौम को ये भी कहूंगा कि हमारे तमाम फील्ड्स में बड़ी मेहनत करते हैं लोग, हम इनको पर्सनली भी जानते हैं, और जाहिर है एक आस उम्मीद भी होती है अवाम की, बट इफ दे ट्राई देयर बेस्ट, और बाकी जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। ऑलराउंडर एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे, और मदीहा, आपके कुरान निकल आया है और फैसला आपने करना है कि आपके साथ हीरो कौन होगा एहसन के प्रोजेक्ट में। और यहाँ एक ब्रेकफास्ट का माहौल है। अभी बाखबर सवेरा के लिए हम बातचीत कर रहे थे, कुछ देर में यहाँ पे ब्रंच चलेगा, नाश्ता चलेगा, और बहुत से मेहमान आ चुके हैं एहसन के, उनको भी इनवाइट किया है। हमेशा की तरह आज उन्होंने इस नाश्ते के दस्तरखान पर वो भी मनाजर आपको दिखाए जाएंगे। शफात, मदीहा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मदीहा, आपके लिए तो एहसन ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जी एग्जैक्टली। देखिए शफात, आपको पता है आप तो मेरी फैमिली, आपके साथ तो मैं कैसे आपके साथ हीरोइन आ सकती हूँ? शान के साथ हीरोइन आने के लिए मुझे गूंगी होना जरूरी है कि मेरे कोई डायलॉग्स ना हो उसमें। और बाकी नबील कहते हैं आई लव नबील, तो नबील के साथ इंशाल्लाह कभी मौका मिले जरूर। भाई वैसे क्या सलमान खान हो तो फिर वो तो फिर आपको पता ही है, फिर मतलब कोई और तो हो नहीं सकता। वैसे ऐसे ना आपको भी मेरे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट में काम करते करते रह गए जनाब। तो फौरन से पेशतर चलते हैं जनाब हम इस्लामाबाद, जहां पे हमारे नुमाइंदे आबिद खान मौजूद हैं। और खबर ये है, खबर ये है, लाहौर से खबर ये आ रही है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब को जिला कचहरी पेश कर दिया गया है। आम तरीन खबर आपके साथ शेयर करें, हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, राना सनाउल्लाह को एमएस की जानिब से जो है वो जिला कचहरी में पहुंचा दिया गया, और कुछ ही लम्हों में उन्हें जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में पेश किया गया है, जहां राना सनाउल्लाह का जो है वो जिस्मानी रिमांड की सजा की एमएस की जानिब से जो है गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, और आज जिस्मानी रिमांड के लिए कानून के मुताबिक पेश करना जरूरी है। आज राना सनाउल्लाह की पेशी के मौके पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है, और जिला कचहरी जो है वो बाकायदा वो एरिया भर चुके हैं गैर मुतल्लिक अफराद, और गुटला को भी जो है आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। राना सनाउल्लाह जो है वो अदालत में बताए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नून लीगी कारकुनान है जो है वो धक्का दे कर ऊपर आने की, अदालत में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जो है ये और मोदी सरकार रोक रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी आपस में तलब करानी भी हो रही है। राना सनाउल्लाह को सख्त तरीन सिक्योरिटी में जो है वो इस पर पेश कर दी है, और राना सनाउल्लाह जो है वो कितने चांसेस है, जैसे आज उन्होंने अभी जिला कचहरी में पेश किया और एनएफ की जानिब से कोशिश ये होगी कि जिस्मानी रिमांड ले लिया जाए, तो कितने चांसेस है कि जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा आज, और कितने दिनों का मिल सकता है?
जी बिल्कुल जी, जो एएनएफ की जानिब से आज की पहली पेशी गालिब गुमान यही है कि पहली पेशी पर जो है वो जिस्मानी रिमांड जरूर मिलता है। तो आज जो है गालिब इम्कान यही है कि राना सनाउल्लाह को जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज गिरफ्तार हुए और उनसे काफी सारी तफ्तीश और बहुत सारे मामला रहते होंगे, लिहाजा किसी वजह से तफ्तीश के लिए एएनएफ जो है वो आज जिस्मानी रिमांड की खुदा करेगी। अब देखना यह है कि अदालत जो है वो अगर एएनएफ के मौक़िफ़ से जो है वो मुतमईन होती है तो वो उन्हें जो है वो जिस्मानी रिमांड दे देगी, और अगर मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं होती तो जो है वो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। राना सनाउल्लाह के वकील आबिद, हमें एफआईआर के हवाले से बताइएगा कि एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है, किस नौइयत का मुकदमा है, कुल कितनी मिकदार बरामद हुई है मुनशियात की राना सनाउल्लाह साहब से? जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह के खिलाफ 9C का जो है मुकदमा मुनशियात स्मगलिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर 15 किलो हेरोइन का जो है चार्ज लगाया गया। अब यह है कि आज जो है वो एएनएफ ने अदालत में इतना वाज़ेह तौर पर मौका बयान करना है कि उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया गया और किस तरह उनसे बरामदगी हुई और किस तरह उन्हें तफ्तीश करनी है। उसके बाद अदालत जो है मजीद इस पर अपनी कार्रवाई करेगी। ताहम राना सनाउल्लाह को अदालत के अंदर पेश कर देगी और इस वक्त अदालत के गेट पर बिल्कुल एक धक्कम तेल जैसी सूरत हाल है। फुसला और जो जिंदगी कारकुनान है वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने रोक रही है, एएनएफ के एहलकारों ने रोक रहे हैं, जिसकी वजह से काफी धक्कम तेल और हंगामा आ रही की सूरत हाल है, जो कि यकीनन हमारे नाजरीन को जो है इस वक्त ये ऑडियो में भी पड़े, लेकिन ऑडियो पर उन्हें ये तमाम आवाज हम बिल्कुल अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखा रहे हैं जब राना सनाउल्लाह साहब को जिला कचहरी में पेश किया है एएनएफ के ऑफिशियल्स ने, तो इस मीडिया के कारकुनों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के कारकुन भी बहुत ज़्यादा मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या पेश ना आए। ये बताएगा कि नून लीग की जानिब से आप नून लीग के किसी बड़े रहनुमा को यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि इन सॉलिडारिटी के लिए, इनको थोड़ी हिम्मत बंधाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा है जिनके खिलाफ दर्ज किया गया है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल जी, जो 3 रहनुमा जो है वो आज यहाँ पहुंचे, जिसमें गजाली सलीम भट्ट है, मियां मरहूब है और एक 2 मजीद जो रहनुमा, मतलब वो जो आबिद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अगर आप किसी ऐसी जगह पे आ जाएं जहां पे हम आपको बेहतर तौर पे सुन सकें। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को अब से थोड़ी देर पहले जिला कचहरी पेश कर दिया गया है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के कारकुनान भी मौजूद हैं और साथ में मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। कल गुज़िश्ता रोज पंजाब के साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को मुनशियात स्मगलिंग की वजह से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चादे मुनशियात फोर्स ने गिरफ्तार किया था। एएनएफ ज़राई का ये कहना है कि उन्हें मुनशियात फरोशों से ताल्लुकात और स्मगलिंग की रकम कलदन तंजीमों को देने के इल्जामात हैं और ज़राई ने यह भी बताया था कि गुज़िश्ता 8 माह से इस बारे में तफ्तीश भी जारी थी और 1 माह पहले राना सनाउल्लाह के मुबैना फ्रंटमैन को भी इसी हवाले से गिरफ्तार किया गया था। इसी हवाले से आपको अभी जैसे कि हमारे नुमाइंदे आबिद खान बता रहे थे कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से 21 किलो से जायद मुनशियात बरामद हुई है। बरामद शुदा मुनशियात में 15 किलो हेरोइन भी शामिल है। ये एफआईआर का मतन है और इस हवाले से अब जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब को अदालत में पेश किया गया है और आप देख सकते हैं कि वहां पे धक्कम पेल और एफआईआर की वो कॉपी एक्सक्लूसिवली हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक 15 किलो हेरोइन समेत 21 किलो से जायद मुनशियात रखने का इल्जाम है राना सनाउल्लाह पे, जिनकी कुल मालियत 15 से 20 करोड़ है। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया मुनशियात स्मगलिंग का। कल जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था मजीद तफ्तीश के लिए और आज सुबह इनको लाहौर में जिला कचहरी में एंटी नारकोटिक फोर्स के ऑफिशियल्स ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पेशी के लिए राना सनाउल्लाह को लेकर आए हैं। यहाँ पर नून लीग के कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, मीडिया भी हम देख रहे हैं कि मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद है और ये पहले से बंदोबस्त किया गया था ताकि किसी भी किस्म का ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकया यहाँ पर पेश ना आए, क्योंकि कोशिश ये होगी कि जब वो यहाँ पर आए तो एहतजाज किया जाए यहाँ पे और अभी इनको जिला कचहरी के अंदर ले जाया गया है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद समाप्त होगी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स कुछ देर पहले हमने एफआईआर की कॉपी जो दिखाई उसके मुताबिक एक बार फिर बताते चलें कि राना सनाउल्लाह साहब पे 21 किलो से ज्यादा मुनशियात का मुकदमा है, जिसमें 15 किलो हेरोइन शामिल है। साथ ही एहलकारों के साथ हाथापाई का भी इल्जाम है। राना सनाउल्लाह ने इख्तियारात का फायदा उठाते हुए मुनशियात स्मगलिंग करने की कोशिश की, ये मुकदमा है एफआईआर के मुताबिक। आबिद खान साहब, बाबर खान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एफआईआर के मुताबिक जो तफसीलात हैं उसमें कोई मजीद इजाफा हुआ है क्या?
देखिए जी, एफआईआर जो है कौमी असम्बली के रुकन राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कर दी गई है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है वो 21 किलो जो मंशियात है उसके तहत दर्ज किया है। एफआईआर का मतन जो है कि इससे 15 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। जो एफआईआर है वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जो आरडी लाहौर हैं उन्होंने उनके मदयत में दर्ज की गई है। उनका एफआईआर के मुताबिक कि जब उनको तला मिली तो उन्होंने उन्हें सुखेकी के करीब रोका, जिस पर उन्होंने जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के एहलकार हैं उनके के साथ हाथापाई भी की और उनके जो गाड़ी है गाड़ी के खुफिया खानों से ये तमाम मंशियात बरामद हुई हैं और उनके जो स्मगलर है मंशियात के उनके साथ भी रवाबित थे। काफी अर्सा से इनके खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। जब मुकम्मल सबूत मिले तो उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जो इतनी जल्दी बेल नहीं होती। आज जो राना सनाउल्लाह है उन्हें अदालत में पेश किया गया है। कानून के मुताबिक तो हर कैद जो मुल्ज़म है उसको रिमांड फौरी तौर पर दिया जाता है कम से कम 5 से 6 दिन का। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कितने दिन का रिमांड दिया जाता है। उसके बाद मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो बगैर किसी इतला के बगैर किसी सबूत के कोई इतना बड़ा हाथ नहीं डालती और उन्होंने जो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया है और जाहिर है उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया है। और अच्छा बाबर, ये बताएगा कि कल जब सुखेकी से राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया, जब उनकी गाड़ी से इतनी बड़ी मिकदार में मुनशियात जब बरामद हुई तो उसके बाद उन्होंने एंटी नार्कोटिक फोर्स के जो अफसरान थे उनसे हाथापाई भी की, तो इसमें तो एक और केस भी शामिल हो गया। देखिए जी, अब फिलहाल तो जो है ना 9C का जो मुकदमा दर्ज किया गया है अभी यही है ना एफआईआर हुई है। वो जो आगे आगे तफ्तीश चलेगी, तफ्तीश में मजीद दफात भी सामने आएंगी और हाथापाई की जो है वो भी उन्होंने दफात इसमें 325 353 ये भी दर्ज की है। जबकि 1997 एक्ट के तहत जो 9C का मुकदमा है वो भी दर्ज किया है। डीडी लाहौर जो अजीजुल्लाह उनकी मदयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक जो मतन है उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह ने धमकियां भी दी और जो एहलकार थे उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अब तमाम तफ्तीश की जाएगी, तफ्तीश में तमाम बातें सामने आएंगी। कोई स्मगलर कौन थे, अब तक की इतलात के मुताबिक यही है। जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स राय का कहना है कि राना सनाउल्लाह ये मंशियात की जो स्मगलिंग करते थे, ये इनकी तमाम जो रकम थी वो कालाधन तंजीमों को पहुंचाते थे। फिर तफ्तीश में मजीद इजाफा होगा इनके किन किन कालाधन तंजीमों के साथ रवाबित थे। जी सही, बाबर खान आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अभी वो एक्सक्लूसिव मनाजर एफआईआर के जो कि पंजाब के साबिक वजीर कानून जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिनको कल गिरफ्तार किया गया मुनशियात स्मगलिंग केस के हवाले से, और साथ में जब उनको एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसरान ने जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने मज़ामत की और हाथापाई भी की। अभी इनको तब से थोड़ी देर पहले जिला कचहरी में पेश किया गया है। इन पे जो मुकदमा जो एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें दफात 325 और दफात 353 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और बाखबर सवेरा में एक अहम कामयाबी की बात करते हैं। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। दुनिया का पहला रोबोट जिसने 1 घंटे में 1.2 किलोमीटर का तवील तरीन रास्ता तय किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पांडापॉड नामी इस रोबोट की खास बात यह है कि स्कूल के बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों तक के लिए मुफीद है। 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक पांडापॉड से जो है ना मदद हासिल कर ली है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद है अहमद पराचा साहब इस हवाले से बात करने के लिए। सर वेलकम टू बाखबर सवेरा। तो ये बताइए, इस छोटी सी मशीन ने, ये आपके सामने जरा इसको थोड़ा बुलंद कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें, इस खान साहब ने जो है वो रिकॉर्ड बना दिया। आप ही कहना चाह रहे हैं? क्या बात है जनाब। तो ये क्या रिकॉर्ड है, ये लाइन फॉलो किया है इसने? जी बेसिकली सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक चांस देने का यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर सकूँ। वेलकम। बेसिकली अहमद पराचा मेरा नाम है एंड आई एम फ्रॉम स्टेमर्स। हम स्कूल लेवल पर बेसिकली एक एजुकेशन रेवोल्यूशन लेकर आना चाह रहे हैं जो कि स्टेम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कहलाता है। इसमें हम अर्ली एजेस में स्कूल के बच्चों को रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग
जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड स्टफ है वो एक अर्ली एज में उनको हम उनसे वाकिफ करा रहे हैं इन कॉन्सेप्ट से। सही। इस मकसद के तहत हमने बेसिकली एक ये पांडा बॉट नामी किट हमने डेवलप की है और ये मेड इन पाकिस्तान है। ओके, ठीक है। तो इस किट का डिस्प्ले दिखाइए क्योंकि आपके सामने जो कैमरा मौजूद है ये बेसिकली इसकी जो शेप हमने रखी है वो भी थोड़ा सा एक पांडा रिलेटेड शेप है इसके अंदर, सो थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली इसको हमने बनाने की कोशिश की है। ओके ओके, तो इसमें हम इनपुट चेंज करके हम इसका यूज चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट सेंसर्स लगाते हैं और उन डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू हम डिफरेंट टास्क कराते हैं बच्चों को। ठीक है, सही। देयर बाय बच्चे जो होते हैं वो उन सेंसर्स को यूज करते हुए डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करने से लाइन को फॉलो करना या किसी मेज को सॉल्व करना या किसी वॉल को फॉलो करना, इवन ह्यूमंस को फॉलो करना, इस तरह के रोबोट्स वो इससे वो बना पाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स। और इसकी फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चों पर जाती है। यानी अगर कोई बच्चा जो क्लास 3 में लाइन फॉलोइंग रोबोट समझ रहा होगा तो जब बाय द टाइम वो ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा तो वो खुद एक जीता जागता रोबोट बना रहा होगा। बिल्कुल, इसका जो हमारा मकसद है पूरे जो हमारा इनिशिएटिव है इसमें इनोवेशन हम बच्चों के अंदर उनको ऐसे टूल्स से हम वाकिफ करा रहे हैं जिससे वो इनोवेशन और इन्वेंशन की तरफ उनको ले जाया जा सकता है। क्या मैं देख सकता हूँ? अच्छा, साथ में रिकॉर्ड भी दिखाया आपके पास सर्टिफिकेट होगा? मैं बेसिकली ये सर्टिफिकेट होता है गिनीज का, तो कुछ इस तरह से ये हमें रिसीव होता है। अच्छा। आफ्टर बेसिकली वी द एविडेंस और जब हमारा ये गिनीज जो रिकॉर्ड होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। सो ये मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। अच्छा, इससे पहले आपने ओपन नहीं किया? इससे पहले जो ओपन की हुई कॉपी है वो है, मैं असल में दिखाना चाहता था कि ओरिजिनली वहाँ से किस तरह से आता है सर्टिफिकेट। ओके, क्या बात है जनाब। और ये ख़वातीन और हज़रात गिनीज का सर्टिफिकेट पहली दफा आपके सामने हम दिखा रहे हैं बाखबर सवेरा पे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ये सर्टिफिकेट ख़वातीन और हज़रात आपके सामने आप देख सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ये सर्टिफिकेट जिसमें कहा गया है कि ये सर्टिफिकेट तकरीबन 1.22 किलोमीटर तक एक लाइन फॉलोइंग रोबोट, ये जो हमारे मेरे हाथ में है, इस पांडा बॉट ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1.22 किलोमीटर तक लाइन को फॉलो करने के लिए। बड़ा साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द ऑनर। मुझे ये बड़ा ही क्यूट लग रहा है, वेरी ऑनेस्ट से। इसके नीचे छोटा सा बॉल है, इसका मतलब है किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है। जी, सेंसर्स ही आगे इसमें लगे हुए हैं। ये बेसिकली सेंसर्स यूज होते हैं लाइन फॉलो करने के लिए। इंफ्रारेड सेंसर्स हैं बेसिकली ये। ओके, ये IR सेंसर्स हैं। ठीक है, आगे जाके हम गाड़ियों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके बाद गाड़ी अपनी ऑटो पे डाल के लो भाई हम चले। इसके अंदर और इसमें सेंसर्स आते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके अंदर लाइट सेंसर है। तो इवेंचुअली ये सब वो चीजें हैं जो कि इंप्लीमेंट होती हैं आपकी ऑटोनोमस कार्स पर। सो अगर यही कॉन्सेप्ट अब बच्चे एक अर्ली एज में जब सीख रहे हैं सो इवेंचुअली उनका जो एक माइंडसेट है वो थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल जो जैसे इसमें सेंसर है कि ये एक लाइन को फॉलो करते हैं। ये हम देख सकते हैं कि हमारी टेबल पे ये ऑरेंज कलर का सर्कल यूं है, तो अगर इसको सेंसर को इसको प्रेडिक्ट कर ले तो उसके बाद इसी के साथ ही प्रोग्राम आप शो करें। जी, इसको बेसिकली अगर प्रोग्राम कर दिया जाए कि ये वाइट बैकग्राउंड पर ऑरेंज लाइन को फॉलो करे तो ये जहां जहां जिस तरह से ये लाइन जा रही है ये इस तरह से इसको फॉलो करेगा। जो बेसिकली हमारा लाइन फॉलोइंग का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये भी इसी तरह से था कि ये एक वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइन है जिगजैग फॉर्म में ऑफ 1.22 किलोमीटर्स, तो ये उस लाइन को उसने फॉलो किया है। पर सब कहाँ ये आपने जब इसको डिजाइन किया था तो क्या सोच के डिजाइन किया था कि ये कहाँ काम आ सकता है हमारे? इसके पीछे बहुत रिसर्च इन्वॉल्व है। इसमें ऑलमोस्ट लाइक हमें इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, सो वी स्टार्ट जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो इसमें हम कुछ किट्स थी रोबोटिक्स की जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। वो एक किट जो है उसकी इस वक्त जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ठीक है, उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए और ये फिर सिर्फ सर्टेन जो हमारा लोग हैं उस तक लिमिटेड रख रही थी इस चीज़ को जो कि इसकी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको इस पे रिसर्च पे जो हमने बेसिकली अपने जो डेटा हमने जमा किया हुआ था उसकी बेसिस पर हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया और एक हमने कोशिश की कि हम 6 से 7 हज़ार के बीच में एक किट डेवलप कर सकें जो कि नॉर्मली स्कूल्स अडॉप्ट कर सकें और वो उसको अपने करिकुलम में शामिल कर सकें। तो हम इसमें पूरा एक प्रॉपर करिकुलम होता है और एक लैब्स हम स्कूल्स को इस्टेब्लिश करके देते हैं स्टेम लैब्स के नाम से। सो जिसके अंदर वो अपने स्कूल में बच्चों को नॉर्मल करिकुलम के साथ साथ जो स्टेम के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखा सकते हैं। और बड़ा ही बेहतरीन तोहफा है वो तमाम वालिदैन, ख़ास तौर पे वो वालिद हजरात
जो कि अपने बच्चों को कोई एक ऐसी क्रिएटिव चीज देना चाहते हैं जिसके जरिए बच्चे कुछ क्रिएटिव काम सीख सकें, ऐसा काम जो कल को यहाँ पर हमको आपको बताते चले कि राना सनाउल्लाह जिनको अब से थोड़ी देर पहले जिला कचहरी में पेश किया गया था, उनका जुडिशल रिमांड हो गया है। राना सनाउल्लाह जो कि पंजाब के साबिक वजीर कानून और सिटिंग MNA हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने राना सनाउल्लाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया है। खवातीन और हज़रात, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अदालत ने राना सनाउल्लाह को जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया है, जिससे जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि 14 दिन का रिमांड मुतवक्के था और आज अदालत ने राना सनाउल्लाह को 14 दिन के रिमांड पे जेल भेज दिया है। ANF की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की, जिसके बाद अदालत ने राना सनाउल्लाह को 14 दिन के रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। हमारे जिन व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया, हम आपको बताते चले कि कल सुखेकी से राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक फोर्स ने गिरफ्तार किया था, जिन पे इल्जाम था और मुसद्दिक इत्तलात पे कि मुनशियात इनकी गाड़ी के थ्रू स्मगल हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उन पे FIR दर्ज की गई, जिसमें 325 और 353 की दफात शामिल की गई। आज सुबह इनको लाहौर में जिला कचहरी में में इनको पेश किया गया और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में जिला कचहरी की अदालत ने राना सनाउल्लाह को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। हमारे नुमाइंदे आबिद खान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आबिद, क्या तफसीलात है मजीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है वो राना सनाउल्लाह को जो है वो ANF की जानिब से जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में पेश किया गया और आज जो है वो ANF की जानिब से भी राना सनाउल्लाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई और उनका ये कहना था कि जुडिशियल रिमांड पर अगर जेल भिजवाना जाए अदालत को भिजवा सकती है। इस मौके पर जो है वो राना सनाउल्लाह के वकील थे, उनका भी यही कहना था कि ये तमाम जो मुल्जिमान हैं उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाया जाए। उनका कहना है कि जिस्मानी रिमांड की जो है वो कोई जरूरत नहीं इस केस में। इसके अलावा उनका ये भी उन्होंने अदालत की इस्तदा की कि उन्हें मुशावरत के लिए और पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के लिए थोड़ा मौका दिया जाए, राना सनाउल्लाह के साथ मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने समाज को इसके लिए मुलतवी की और वहां मुशावरत करते राना सनाउल्लाह और उनके वकला। इसके बाद अदालत ने मुल्जिमान को जो है वो जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है 14 दिन के लिए और राना सनाउल्लाह को इस वक्त लेकर जो है वो ANF एहलकार जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जिला कचहरी से लेकर वापस रवाना हो गया। मैं ये बताता चलूं कि जो असेंबली की कारकुनान थे और जो असेंबली की वकला थे, उनकी जानिब से शदीद जो है वो बदनज़मी का मुजाहरा देखने में आया और तो कमरे अदालत में जहाँ फाजिल जज साहब बैठ कर केस की समाअत कर रहे थे, हम मुसलसल नारेबाजी होती रही राना सनाउल्लाह के हक में और मुख्तलिफ इदारों के जो है वो खिलाफ नारेबाजी होती रही। इस पर जो है वो फाजिल जज बार बार कहते रहे कि खामोश है, मगर वो खामोश नहीं हुए। तमाम अदालत ने केस की जब समाअत शुरू की और अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर राना सनाउल्लाह को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जी, अपने नाजरीन को बताते चले कि अदालत ने राना सनाउल्लाह को जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया है। 14 दिन का जुडिशियल रिमांड की दरखास्त की गई थी ANF की जानिब से, जो अदालत ने मंजूर करते हुए राना सनाउल्लाह को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया है। ANF की जानिब यानी एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। राना सनाउल्लाह जो कि अब से कुछ देर पहले जिनको जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया था, शदीद बदनज़मी का मुजाहरा देखने में आया नून लीग के कारकुनान की जानिब से। फाजिल जज के सामने भी बदनज़मी और बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता रहा, जिसके बाद अदालत ने गैर मुतल्लिक़ अफराद को कमरे से निकलने का हुक्म दे दिया था। ताहम अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत के बाद राना सनाउल्लाह को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। जी शफात, बिल्कुल, आज जब जिला कचहरी में राना सनाउल्लाह को पेश किया गया तो एंटी नारकोटिक फोर्स के ऑफिशियल्स ने इस्तदा की थी कि इनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने 14 रोज का जुडिशियल रिमांड जारी किया है और 14 रोजा जुडिशियल रिमांड जारी करते हुए राना सनाउल्लाह को जेल भिजवा दिया है। हमारे नुमाइंदे अभी हमें बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बदनज़मी का मुजाहरा किया मुस्लिम लीग नून के वो कारकुनान जो इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद थे, इनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मुसलसल वहाँ पर नारेबाजी की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब अदालत में वो पेश हुए तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा राई और शोर शराबा किया, जिस पर फाजिल जज ने उनको बोला कि आप खामोश हो जाएं, लेकिन वो खामोश नहीं और मुसलसल वहाँ पर नारेबाजी करते रहे। कोशिश ये थी एंटी नारकोटिक फोर्स की कि इनको राना सनाउल्लाह को जिस तहत 325 और 353 दफात के तहत जो FIR दर्ज हुई थी तो उस पर इनको जिस्मानी रिमांड मिले, लेकिन फाजिल जज ने 14 रोज का जुडिशियल रिमांड दिया और इसके बाद राना सनाउल्लाह को जेल भिजवा दिया गया है। राना सनाउल्लाह पर उनकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन समेत 21 किलो मुनशियात
बरामद होने का इल्जाम है। मुबैना तौर पे ये मुनशियात उनकी गाड़ी से बरामद हुई हैं। साथ ही कार्य सरकार में मदाखलत और पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हाथापाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद अदालत ने अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने स्क्रीन पे मनाजिर के शदीद धक्कम पेल के मनाजिर हैं जिला कचहरी लाहौर में। चूंकि राना सनाउल्लाह इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं, उनको गाड़ी में बिठा दिया गया है, अब उनको यहाँ से जेल ले जाया जाएगा। इस हवाले से जितनी भी खबरें आएंगी ARY न्यूज़ पे वो गाहे बगाए खबरें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत एंड थैंक यू सो मच फराज साहब, आपका बेस्ट ऑफ लक। मैं इसमें मतलब हमें जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से काफ़ी इसमें सपोर्ट मिला है। दैट्स एन इनोवेशन हब फॉर इन कराची। और इसके अलावा जांबाज मोबाइल ऐप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम अपनी स्टोरी शेयर करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब हमारे साथ रहने का। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया आपसे अलविदा लेने का। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी 9:03 पे। बाखबर सवेरा से शफात हरी और मधिया नकवी को इजाजत दीजिए।